क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में और अपने छूटे हुए क्वेश्चंस के साथ और एक नए वीडियो के साथ मैं ऋषि आप सभी के सामने हूँ। और जो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आगे के क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, तो याद दिलाना चाहूँगा। पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को जो 2 मई तक के सारे ट्रांजैक्शन मैं करा चुका था और अब मुझे उसके बाद के ट्रांजैक्शंस कराने हैं। वो हम इस वीडियो में देखेंगे और ये इसका लास्ट वीडियो होगा, जिसमें मैं आप लोगों को गोडाउन से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ और स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज़ करना बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। और अब जो हमारा अगला ट्रांजैक्शन है वो है सीधे 2 के बाद आपका ये ट्रांजैक्शन है 31/5 का। 2/5 यानी 2 मई तक के ट्रांजैक्शन मैं करा चुका हूँ। ये वाला लास्ट ट्रांजैक्शन हमने देखा था और अब है 31 मई का ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हम ये चीज़ें करेंगे। और ये ट्रांजैक्शन कुछ कुछ ये हमारा ये पिछला एक ट्रांजैक्शन था 1 मई का, उसी के जैसा है, ये वाले ट्रांजैक्शन के जैसा। बस यहाँ आपने खर्च किया था और यहाँ आप रिसीव करेंगे। रिसीव पेमेंट फ्रॉम फॉलोइंग पीपल्स फ्रॉम फॉलोइंग फॉर फॉलोइंग सोर्स, यानी कि एक तरीके से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इन 3 वजहों से। ये 3 वजह है और इन 3 लोगों से हम रिसीव कर रहे हैं। तो क्योंकि नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की चीज़ें साथ साथ आ गई, तो मैंने बोला था कि अगर कोई भी उधार का कामकाज ना हो तो आप नाम यूज़ नहीं करेंगे। या तो कोई नया बिल जनरेट हो रहा हो या फिर पुराना कोई पैसा मिल रहा हो तो हम डालते हैं नाम। उधार होता है तो ही डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते, नरेशन में डाल देते हैं। और क्योंकि यहाँ मेरे को डायरेक्ट पैसे मिल रहे हैं, मैं पुराने उधार के बदले में पैसे नहीं ले रहा हूँ, पुराना कोई बैलेंस नहीं उतारा जा रहा है, तो मैं नाम नहीं बल्कि ये तीनों चीज़ें यूज़ करूँगा। और क्योंकि ये पेमेंट मुझे मिल रही है और नॉमिनल अकाउंट के थ्रू मिल रही है, जर्नल में मैं इसकी एंट्री कर दूंगा। और जो डेट है वो है 31 मई, तो वो सबसे पहले मुझे यहाँ पर डालना है 31 मई। और जर्नल वाउचर खोलने के लिए F7 प्रेस करेंगे। डेबिट आपको करना है क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है, कहाँ आ रहा है ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये आपके पैसे आपको मिल रहे हैं, आप इसमें क्योंकि बोला नहीं गया है कि कहाँ मिल रहे हैं तो आप कैश मानकर चलेंगे, तो मैंने यहाँ कर दिया कैश मिल रहा है। और ये कैश मिल कितना रहा है, तो 50,000 ये हो गए, 20,000 ये हो गया और 60,000 ये हो गया, यानी कि लगभग 1,30,000 आपको मिल रहे हैं। तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे 1,30,000। अब क्रेडिट हुआ, सबसे पहली चीज़ कमीशन रिसीव हुआ है, तो आपको यहाँ पर कमीशन रिसीव चुनना पड़ेगा। कमीशन रिसीव हुआ है 50,000 का, रेंट मिला है 20,000 का और पर्सनल अमाउंट कुछ है 60,000 का, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। रेंट रिसीव हुआ है तो वो मैंने यहाँ पे 20,000 का डाल दिया। और फिर पर्सनल अमाउंट भी मिला है कि मुझे पता नहीं क्यों मिल रहा है या मैं बताना नहीं चाहता, तो इस चीज़ के लिए किसी भी तरीके का उधार का या कैसा भी पैसा है जो मुझे किसी आदमी से मिल रहा है 60,000 रुपये का, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है मेरा उसमें सेल का है और ये मैंने सेल त्रिपाठी को करी है और ये उधार में करी है इन सारे आइटम्स की। और ये सारे आइटम इन गोडाउन से मैंने बेचे हैं, खरीदते समय मैंने उनमें रखे थे परचेज की एंट्रियों में, अब मैं उनमें से निकाल कर बेचूंगा इतनी क्वांटिटी में इतने रेट पर। तो 31/5 का सेल का ट्रांजैक्शन है, तो वो मैंने सेल वाउचर खोल लिया और मिस्टर त्रिपाठी का ये लेजर मैं चुन लेता हूँ और सेल्स अकाउंट चुनेंगे। सबसे पहला स्टॉक आइटम जो है वो है ओनिडा का स्प्लिट एसी, गुड़गांव से 15 पीस 21,000। तो ओनिडा का स्प्लिट एसी चुन लेंगे हम और गुड़गांव आपको चुनना पड़ेगा और 25 पीस 21,000 रुपये के हिसाब से ये हमने डाल दिया। अगला है, सॉरी 25 पीस नहीं है 15 पीस है, तो 15 पीस हमें चुनना पड़ेगा। 15 पीस 21,000 के हिसाब से, या 25,000 है, 21,000 है तो 21,000 के हिसाब से हो गया। अगला आइटम है फिलिप्स का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो फिलिप्स का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ। ये रहा फिलिप्स का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और ये लखनऊ से किया जा रहा है, तो लखनऊ चुन लिया मैंने। क्वांटिटी और रेट है 8 पीस 12,500 के हिसाब से, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। फिर अगला आइटम एक और सैमसंग का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कीर्ति नगर में। देखिए कैसे डालते हैं। सैमसंग का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कीर्ति नगर से बेचा है मैंने। और कीर्ति नगर से कितना बेचा है, तो
25 पीस मैंने लगभग बेचे हैं, तो 25 पीस हम यहाँ पर चुन लेंगे। यहाँ आपने क्वांटिटी में 25 बता दिया। रेट आपका है 11,200 रुपये का, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। 11,200 रुपये के हिसाब से मैंने ये बेच दिया। और फिलिप्स का ही सेमी ऑटोमेटिक मशीन बनारस से 12 पीस 10,000। फिलिप्स का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और बनारस से है, तो बनारस चुन लेंगे आप। और 12,000 में 12,000 में नहीं, ये आपका है 12 पीस 10,000 में, तो 12 पीस और 10,000 रुपये का हिसाब किताब करना पड़ेगा। अरे 12 पीस और ये मैंने 10,000 डाल दिया। अगला आइटम है आपका ओनिडा का LCD 2 इंच 21 इंच वाला। ओके, ओनिडा का 21 इंच वाला LCD चुन लिया मैंने। और ये कौन से गोडाउन से जा रहा है, तो ये आपका आनंद विहार से जा रहा है 12 पीस। तो आनंद विहार 12 पीस और 20,500 रुपये का ये आपका हिसाब किताब मैंने कर दिया। और 20,500 का ये हो गया। इसके बाद फिलिप्स LCD 21 इंच बनारस, तो फिलिप्स LCD 21 इंच और इसको मैंने डाल दिया बनारस में। बनारस चुन लेंगे। क्वांटिटी है 10, 24,000 रुपये का, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया 24,000 रुपये। और इसे आप सीधे एक्सेप्ट कराएंगे। एक न्यू रेफरेंस दे दिया मैंने और मैंने इसे नाम दिया सेल्स ऑन क्रेडिट और इसको मैंने दिया 31 मई और एक्सेप्ट करा लेंगे। कोई ड्यू डेट हमें बोला नहीं गया, तो मैंने डाला भी नहीं और ये सीधे काम हो गया। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है 1 जून 2016 का, जिसमें आपने कुमार को पेमेंट कर दी है। 70% कैश दिया है और 30% बैंक से दिया है और उसका पूरा अकाउंट आपको सेटल करना है, लेकिन आपको 20,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है। यानी इससे पहले कि आप पेमेंट के पैसे का हिसाब लगाए, 20,000 के डिस्काउंट का हिसाब लगाइए। हालांकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट के वाउचर में एंट्री होगी। तो सबसे पहले तो डेट चेंज करनी है, डेट 1/6 यानी 1 जून, और F5 करके पेमेंट वाउचर खोल लिया। और मिस्टर कौन था, मिस्टर कुमार, हाँ मिस्टर कुमार को भाई पैसे दे दो। 11,42,000 का ये हिसाब किताब है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इतने पैसे दे दिए, अगेंस्ट रेफरेंस में मैंने दिखा दिया, पर क्रेडिट में मैं इसे कहता हूँ कि भाई डिस्काउंट भी रिसीव हो गया 20,000 रुपये का, और ये मैंने यहाँ डाल दिया। अब जो बाकी पैसे बचे यानी 11,22,000, इसका आधा कैश और आधा बैंक से जा रहा है। नहीं, आधा नहीं, 70% और 30%। तो 30% जो है आपका बैंक से जा रहा है, तो IDBI बैंक में मैं 11,22,000 का 30% डालूंगा। तो 11,22,000 का 30% हमने निकाल लिया, ये आता है आपका 3,36,600। तो 3,36,600 आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। 3,36,000, एक सेकंड देखूं तो क्या था, 3,36,600, जी हाँ। तो 3,36,000 और ये 600 मैंने यहाँ डाल दिया। और बाकी सारा पैसा यानी 70% कैश में आपने उसे दिया है, तो वो आपने डाल दिया और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन करते रहेंगे। और आगे का ट्रांजैक्शन 1 जून का है, जिसमें आपने, ये वही ट्रांजैक्शन आ गया दोबारा, रिसीव पेमेंट यानी पेमेंट रिसीव करी है आपने कैश में, और 50,000 रुपये का नागपाल से, अय्यर से और गोपाल से ये पेमेंट आपने रिसीव करी है। और इन लोगों के कौन कौन से हिसाब किताब थे, तो मैं ज़रा देखूं, अय्यर, नागपाल, ओके, मेक पेमेंट रिसीवेबल फ्रॉम फॉलोइंग। ये ट्रांजैक्शन भी असल में मैं कर चुका हूँ। ये इन लोगों के पैसे हैं और पहले भी ऐसा कोई एंट्री आया था, पर उसमें ये था, देखिए यहाँ पर, कि भाई कमीशन रिसीव हो रही है, रेंट रिसीव हो रही है, ये सब चीज़ें। पर अब जो है, हम एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें जो एक चीज़ नई है, जो मैंने उस समय आपको नहीं बताई, वो ये कि यहाँ पर असल में पेमेंट आपने रिसीव नहीं की थी। ये था पेमेंट रिसीवेबल, यानी आपको पैसे मिलेंगे, मिल नहीं रहे हैं, कमीशन मिल नहीं रहा है, रेंट मिल नहीं रहा है, ना ही ये पैसा मिल रहा है, बल्कि इन तीनों लोगों से ये पैसे आपको फ्यूचर में मिलने हैं, जो यहाँ मिल रहे हैं 1 जून को
और 31/5 को आपने ये डिक्लेयर करना है कि इन लोगों से ये पैसे मिलने हैं। जो एंट्री मैंने करी 31/5 को, उसमें मैंने ये तीनों चीज़ें क्रेडिट कर दी और कह दिया कि भाई कैश डेबिट हो गया, ये मेरे पास ये पैसे आ गए, डेबिट कर दिया। पर असल में होना नहीं था ऐसा। होना क्या है मैं आपको बताता हूँ। असल में जो कमीशन रिसीव किया गया, पहले तो आप डेट करिए 31 मई और फिर पेज अप वाले बटन से आप उस ट्रांजैक्शन पर पहुंच सकते हैं। यहाँ मैंने ये चीज़ कर दिया। असल में यहाँ पहले आप कमीशन रिसीव के लिए 50,000 रुपये नागपाल को डेबिट करेंगे, रेंट रिसीव के लिए 20,000 इसे डेबिट करेंगे और अमाउंट रिसीव के लिए गोपाल को डेबिट करेंगे। और ये तीनों चीज़ें क्योंकि इनकम का सोर्स है तो क्रेडिट ही होंगी। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। नागपाल का लेजर बनाना पड़ेगा, तो वो हमने यहाँ पर बना लिया क्योंकि ये पैसा हमें मिलना है, मिल नहीं रहा। और ये क्रेडिटर में ही आएगा क्योंकि मुझे इसे डेटर में आएगा क्योंकि मुझे इससे पैसे लेने हैं। वो बाद में लेने हैं, वो बाद की बात है। तो डेबिट हुआ कितना, तो डेबिट हुआ आपका नागपाल 50,000 रुपये से, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और इसे मैं देता हूँ एक न्यू रेफरेंस और मैं यहाँ पर नाम देता हूँ कमीशन रिसीवेबल और इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। फिर एक बार दोबारा डेबिट करना है आपको और इस बार आप डेबिट करेंगे मिस्टर अय्यर को। उसका लेजर भी मेरे पास नहीं है तो वो मैं बना लेता हूँ मिस्टर अय्यर और इसे भी सन्ड्री डेटर में डालते हुए, और इसका जो पैसा है वो है आपका 20,000 रुपये का, तो वो आप डालेंगे। न्यू रेफरेंस देना है इसे भी और मैं इसे देता हूँ नाम, इस रेफरेंस को याद रखने के लिए रेंट रिसीवेबल नाम से मैंने इसे बना लिया। फिर मैं एक और चीज़ डेबिट करता हूँ और ये मैंने करा मिस्टर गोपाल को, तो इसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं मिस्टर गोपाल और इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। मिस्टर गोपाल का 60,000 का हिसाब किताब था जिसे मैंने एक न्यू रेफरेंस दिया और मैं इसे नाम देता हूँ पर्सनल अमाउंट रिसीवेबल नाम से मैंने इसे दे दिया। अब क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट सबसे पहले तो होगा आपका कमीशन वाला। कमीशन कितना था, 50,000 रुपये का था, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया। फिर मैं डालता हूँ रेंट का, क्योंकि रेंट था आपका 20,000 रुपये का, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया। और फिर मैं एक और चीज़ क्रेडिट करता हूँ और वो था पर्सनल अमाउंट रिसीवेबल 60,000 का। और अब ये तीनों के क्रेडिट बैलेंस इन लोगों के डेबिट बैलेंस में मैंने डाल दिया। और अब जब ये लोग मुझे पैसे सही में देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं अभी, तो बस मैं याद करने के लिए इन तीनों के नाम से खाते बना रहा हूँ कि भाई इन लोगों से पैसे लेने हैं। इस एंट्री में ना तो मेरे पास पैसा आ रहा है ना मेरा पैसा जा रहा है, असल में मैं बाहर के लोगों का हिसाब किताब कर रहा हूँ और इसे मैंने एक्सेप्ट करा लिया। अब जो आज का ट्रांजैक्शन है, यानी ये वाला ट्रांजैक्शन हमारा 1 जून का, जिसमें मैं इन लोगों से पैसे ले रहा हूँ सही में, तो ये ट्रांजैक्शन अब मैं पेमेंट रिसीव करने का 1 जून को करूँगा और इसे हम रिसिप्ट में करेंगे। तो F6 करके खोल लेंगे रिसिप्ट वाउचर और क्रेडिट करना है सबसे पहले मिस्टर नागपाल को। तो मिस्टर नागपाल का ये लेजर मैंने बनाया, खोला और 50,000 भाई मैंने इससे ले लिए। अगेंस्ट रेफरेंस देखिए वही वाला बिल दिखा रहा है 31 मई का। फिर दोबारा मैं क्रेडिट करता हूँ और इस बार मैंने क्रेडिट किया मिस्टर अय्यर को। और अय्यर के जितने पैसे थे 20,000 का हिसाब किताब था, तो 20,000 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस में मैंने ले लिया। फिर मैं एक और बार क्रेडिट करता हूँ और इस बार मैंने क्रेडिट किया मिस्टर गोपाल को और गोपाल का 60,000 रुपये का हिसाब किताब था, तो मैंने 60,000 चुन लिया। और ये सारा पैसा मुझे मिल रहा है कैश में, तो मैं यहाँ पर कैश को डेबिट कर देता हूँ कि भाई ये सारा पैसा मेरे पास अब आया है और ये ट्रांजैक्शन अब आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये असल में इस तरह से करना था। अगला ट्रांजैक्शन यानी 2 जून का, जिसमें आपने पेमेंट रिसीव करी है त्रिपाठी से बैंक में और साथ में इंसेंटिव भी 50,000 रुपये का मिला है। तो देखिए कैसे करना है। मिला है, ये नहीं है कि इंसेंटिव बाद में देगा, अभी मिला है, तो इसके लिए हमें कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का खेल नहीं करना। जब हाथों हाथ डिस्काउंट या इंसेंटिव मिले तो एंट्री डायरेक्ट हो जाती है। आपने पेमेंट रिसीव किया है तो F6 में ही होगी एंट्री और क्रेडिट करना है मिस्टर त्रिपाठी को। तो भाई त्रिपाठी को मैंने क्रेडिट कर दिया और इसके जितने पैसे थे वो सारे मिले हैं, शायद रिसीव पेमेंट फ्रॉम मिस्टर त्रिपाठी, और 50,000 रुपये का इंसेंटिव भी मिला है। तो ये सारे पैसे 13,01,000 ये सारे पैसे मैंने अगेंस्ट रेफरेंस में दिखा दिए।
फिर मैं एक चीज़ और क्रेडिट करता हूँ और इसको लेजर बनाना पड़ेगा, इंसेंटिव रिसीव नाम से। ये मैंने लेजर बना लिया, इसको मैं इनडायरेक्ट इनकम में बना देता हूँ, एक्सेप्ट करा लेंगे। और इंसेंटिव जो आपको मिला है वो इंसेंटिव है 50,000 का, तो यहाँ पर आप 50,000 डालेंगे। डेबिट कर दिया मैंने कैश को, और कैश का ये सारा हिसाब किताब था तो हमने यहाँ पर कैश डाल दिया है। नहीं, ये बैंक का है तो IDBI हम बैंक डाल देंगे और ये सारा पैसा हमें बैंक में मिल गया, एक्सेप्ट करा लेंगे। ये तो सिंपल था। अगला ट्रांजैक्शन है ये खास ट्रांजैक्शन जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी कि भाई 40 पीस सैमसंग का स्प्लिट AC आनंद विहार से गुड़गांव में मुझे भेजना है। साथ ही साथ आनंद विहार में जिस रेट पर वो सामान पड़ा हुआ था, गुड़गांव में वो सामान आने पर 1,000 रुपये उसका दाम बढ़ जाएगा। तो मुझे एक जगह, मेरा माल मेरे ही गोडाउन में पड़ा हुआ है आनंद विहार के, और अब मेरा माल मुझे अपने ही एक गोडाउन से उठाकर दूसरे गोडाउन में डालना है। जैसे मैं अभी आप लोगों को अगर यहाँ दिखाऊं, इतनी सारी एंट्री करने के बाद तो स्टॉक समरी यहाँ से देखी जाती है। स्टॉक समरी में आप आके देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने सारे ब्रांड है आपके पास, और उसमें फिलिप्स का खोलूंगा तो फिलिप्स का बता देगा भाई इतना इतना हिसाब किताब है। ओनिडा का खोलूंगा तो बता देगा, सैमसंग का खोलूंगा तो सैमसंग का बता देगा कि जो जो आइटम अभी आपके पास मौजूद है खरीदने बेचने के लिए। और यहाँ अगर आप डिस्प्ले में आए और आए इन्वेंट्री बुक में, तो आप यहाँ पर भी ग्रुप समरी वैसे ही देख सकते हैं जैसे वहाँ देख रहे थे, या स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आके आप लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई गुड़गांव में कहाँ कहाँ पर क्या सामान है। तो इलेक्ट्रॉनिक में बता देगा कि भाई ओनिडा का सामान है गुड़गांव में, ओनिडा का स्प्लिट AC। ऐसे ही फिर मैं आता हूँ कानपुर में, और कानपुर में कुछ भी नहीं है। लखनऊ में, तो लखनऊ में है इलेक्ट्रॉनिक, खोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक के अंदर फिलिप्स है और फिलिप्स के अंदर ये 2 आइटम है। ये ग्रुप के हिसाब से मुझे बता रहा है। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहता हूँ कैटेगरी की रिपोर्ट, लोकेशन की नहीं, कैटेगरी के हिसाब से, कि भाई 21 इंच में मेरे पास 2 आइटम है, 2 अलग अलग कंपनियों के आइटम है। एक LCD 21 इंच का ओनिडा का है और एक ये आपका 21 इंच का फिलिप्स का LCD है। इसी तरीके से 41 इंच में मेरे पास एक ही LCD है। सेमी ऑटोमेटिक में एक ही मशीन पड़ी है मेरे पे, वैसे मेरे पास और भी थे। वॉशिंग मशीन में देखिए तो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक 2 कैटेगरी है, और इन दोनों कैटेगरी के माल इतने इतने हैं, जिसमें ऑटोमेटिक मशीन के अंदर वाली कैटेगरी के अंदर 2 आइटम है। ये 2 आइटम है, फिलिप्स का भी है, और फिलिप्स ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ये आपका है, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये सारे अलग अलग आप कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखना चाहे तो देख सकते हैं, लोकेशन वाइज देखना चाहे तो देख सकते हैं, या स्टॉक क्वेरी भी देख सकते हैं। भाई मुझे LCD 21 इंच से रिलेटेड सारी जानकारी दो, तो ये आपका स्टॉक क्वेरी होता है, जिसमें आपको लास्ट के 5-10 ट्रांजैक्शन दिखा देता है। उस आइटम से रिलेटेड सारी बातें आपको पता चल जाती है कि आखिरी के कुछ ट्रांजैक्शंस में क्या उस आइटम का हिसाब किताब है, सेल्स उसके साथ कौन कौन सी हुई है, वो कौन से ग्रुप में से है, कौन सी कैटेगरी में से है, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, यानी अभी तक उसमें कितना पड़ा हुआ है, एवरेज कॉस्ट क्या है जिस पे आप खरीदते बेचते हैं, वो सब चीज़ें बता देता है। कौन से गोडाउन में ये आइटम कितना कितना पड़ा हुआ है, यानी LCD का 21 इंच, वो भी आपको ये बता देता है इसी रिपोर्ट में। साथ ही साथ अगर हो सकता है कई बार आपको मान लीजिए 8 पीस और 25 पीस है, यानी कि आपको पास कुल मिलाकर 33 पीस है और 40 पीस का ऑर्डर आ गया, तो अब आप चाहते हैं कि भाई 21 इंच की बात है तो मैं ओनिडा का 21 इंच तो दे देता हूँ जितना मेरे पास है, और अगर 21 इंच में ही किसी दूसरी कंपनी का सामान है और वो भी मैं बेच सकता हूँ, तो वो देखिए इधर दिखा रहा है कि भाई आपके पास फिलिप्स का भी 21 इंच का कितना है, सैमसंग का 21 इंच का कितना है, वो भी आपको इधर पता चल जाता है। आप चाहें तो यहाँ ओनिडा से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं एक ही जगह पर। ये स्टॉक क्वेरी ऑप्शन होता है, और स्टॉक समरी मैंने आप लोगों को बताया ही। तो ये सारी रिपोर्ट अगर आप देखते हैं, और इसके अंदर आप जैसे इस एंट्री में बताया गया है कि सैमसंग का स्प्लिट AC, तो मैं आता हूँ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ मैं खोलता हूँ स्टॉक क्वेरी सैमसंग के 21 इंच वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसने मुझे बोला है कि सैमसंग के स्प्लिट AC के बारे में। तो सैमसंग का स्प्लिट AC का मैं अगर हिसाब किताब खोलूँ तो ये मुझे बताता है कि सिर्फ आनंद विहार वाले में ही 40 पीस है, और इसकी कोई परचेज सेल की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। आनंद विहार के 40 पीस वो वाले हैं जो आपने ओपनिंग बैलेंस में डाले थे आइटम बनाते समय। ये आइटम उठाकर ये
40 पीस उठा के आपको गुड़गांव में डालना है। तो इस तरह के काम को करने के लिए आपको एक खास वाउचर खोलना पड़ता है जो खुलता है Alt F7 से, और ये वाउचर होता है आपका स्टॉक जर्नल वाउचर। स्टॉक जर्नल वाउचर एक दो सेक्शन में बटा हुआ होता है, जिसमें एक साइड होता है सोर्स और दूसरा होता है डेस्टिनेशन। सोर्स साइड से आप कोई भी सामान उठाकर डेस्टिनेशन साइड में डाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ सैमसंग का स्प्लिट एसी, और कितनी कौन सी लोकेशन से उठाना है। तो जब आप स्पेस प्रेस करते हैं तो बता देता है कि ये आइटम कौन कौन से गोडाउन में अवेलेबल है। तो भाई आनंद विहार में अवेलेबल है, मैंने आनंद विहार से उठा लिया। अब कितने उठाने हैं, तो इसने 40 पीस बोला है, यानी सारे के सारे ही उठाने हैं, तो 40 पीस मैंने उठा लिए। और रेट क्या होगा, तो रेट यहाँ आपको डालना है 1000 रुपये का इंक्रीमेंट करके, यानी जो रेट यहाँ अपने आप आया वो आने दो और इसे आप रहने दीजिए। फिर आप यहाँ, अब ये जो आपने इधर से उठा लिया है, अब इसको डालना किधर है, तो सेम आइटम सेम चीज़ आपको चुननी है। सैमसंग का स्प्लिट एसी चुना मैंने, और अब डालना कौन से गोडाउन में है, तो मैंने बताया भाई गुड़गांव में डालना है। कितने डालने हैं 40 में से, तो 40 के 40 ही डालने हैं। और रेट क्या होगा गुड़गांव में, तो गुड़गांव में 25 नहीं बल्कि 26,000 होगा, 1000 इंक्रीमेंट हो गया। और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। नरेशन देना चाहे तो यहाँ ये छोटी सी जगह है, यहाँ आप नरेशन दे सकते हैं। इसी तरीके से अगली एंट्री है 1 जुलाई की, तो सबसे पहले मैं डेट चेंज कर लेता हूँ 1/7/2016। और अगर आप ये एंट्री करने के बाद देखें तो अब आप जब यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में स्टॉक क्वेरी खोलेंगे सैमसंग स्प्लिट एसी का, तो अब आपको ये बताएगा कि इसके 40 पीस गुड़गांव में है, आनंद विहार में नहीं है। आनंद विहार में कुछ भी नहीं पड़ा सैमसंग के स्प्लिट एसी का। अगली जो एंट्री है उसमें ये कहता है ट्रांसफर ऑल स्टॉक आइटम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू गुड़गांव, यानी जो जो सामान अलग अलग गोडाउनों में इधर उधर पड़ा हुआ है वो सारा सामान उठा के आप गुड़गांव में डाल दो, यानी स्टॉक जर्नल का ही काम है। देखिए ये काम कैसे होगा। वाउचर खोला, ऑल्टर F7 किया, स्टॉक जर्नल खोला। इसमें आपको एक एक आइटम जहां दिखा रहा है जिसके आगे लिखा हुआ, मतलब वो आइटम आपके पास अवेलेबल है, वो सारे आपको उठाने हैं, देखना है कौन कौन से गोडाउन में है, और फिर उनको गुड़गांव में डालना है। शुरुआत करेंगे ओनिडा LCD 21 इंच से, इसको मैंने चुना और अब मैं स्पेस प्रेस करता हूं तो पता चलता है कि भाई इसके 8 पीस आनंद विहार में है और 25 पीस कीर्ति नगर में। तो पहले मैं चुन लेता हूं आनंद विहार को, और क्वांटिटी आनंद विहार में 8 है तो मैंने 8 ही चुन लिया। और जो रेट है वो रेट इसका ऐसे ही मैं छोड़ देता हूँ, रेट वेट कुछ नहीं डालता। फिर मैंने दोबारा, अगर देता है तो आप ले लेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ओनिडा 21 इंच दोबारा चुना और इस बार मैं चुनूंगा कीर्ति नगर 25 पीस। एक्चुअली ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, रेट अपने आप भी आएगा। गड़बड़, वाउचर खोलिए और वाउचर में देखिए डेट क्या है, F2 करके आपको 1 जुलाई का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 1 जुलाई डालेंगे। ऑल्ट F7 करेंगे, आइटम चुनेंगे, और ये आपका गोडाउन पहले आपने चुना आनंद विहार, और 8 पीस तो 8 के 8 उठा लिए, रेट अपने आप आ जाएगा। फिर आप दोबारा ये आइए और इस बार आप चुनेंगे अपना दूसरा गोडाउन जहाँ से उठाना है। पहला गोडाउन तो आप पहले ही चुन चुके और यहाँ से आपने 25 चुन लिए। इसके बाद अगला आइटम है ओनिडा का स्प्लिट एसी, और इसको अगर मैं देखूँ कहाँ है तो ये ऑलरेडी गुड़गांव में ही पड़ा है, तो गुड़गांव से उठाकर गुड़गांव में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगला आइटम देखते हैं, फिलिप्स 41 इंचेस, और ये सिर्फ पड़ा है लखनऊ में, तो लखनऊ से मैंने इसे उठा लिया, 10 पीस उठा लिए इस रेट पर। फिर अगला है फिलिप्स ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और ये पड़ा हुआ है आपका लखनऊ में ही, तो यहाँ से मैंने इसे भी उठा लिया और 7 पीस लखनऊ में से उठा लिए। और फिर अगला है फिलिप्स LCD 21 इंच, इसको मैंने देखा बनारस में है तो बनारस से 5 पीस उठा लिए, रेट अपने आप आ जाएगा। फिर फिलिप्स सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और ये कहाँ कहाँ है, तो ये 2 जगह है। पहले तो बनारस में 6 पीस है, उठा लिया मैंने। फिर फिलिप्स सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और इस बार मैंने उठा लिया कीर्ति नगर से 15 पीस यहाँ थे, तो ये मैंने उठा लिया और 15 पीस के 15 पीस उठा लिए। इसके बाद जो है फिलिप्स विंडो एसी, और ये 10 पीस मेरे पास कीर्ति नगर में पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैंने 10 पीस उठा लिए।
फिर इसके बाद अगला आइटम है सैमसंग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, 5 पीस है और 5 पीस आपके पड़े हैं कीर्ति नगर में, तो ये कीर्ति नगर से 5 पीस उठा लिए। फिर लास्ट आइटम सैमसंग का स्प्लिट एसी, जो आपके पास 40 पीस पड़े हुए हैं गुड़गांव में, यानी ये डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो ये सारे आइटम तो मैंने उठा लिए। अब करना ये है कि जैसे जैसे आपने इस तरफ चीज़ें लिखी हैं, वैसे वैसे ही चीज़ें आपको इस तरफ लिखनी है। रेट, पीस वीस सब कुछ सेम, पर जैसे जैसे ये सेम लिस्ट यहाँ भी होनी चाहिए। बस आपको यहाँ आनंद विहार की जगह गुड़गांव सेलेक्ट करना है हर बारी। जैसे आपने पहले चुना ओनिडा का 21 इंच और लोकेशन आपने बता दिया गुड़गांव, फिर आप डालिए 8 पीस, तो 8 पीस डालेंगे। और अब देखिए रेट कुछ और उठाएगा तो नहीं, यही रेट आना चाहिए, यानी 19,500, क्योंकि उसने बोला है बोला ही नहीं कि कुछ रेट बढ़ाना या घटाना है, तो हम 19,500 ही करेंगे। फिर दोबारा आपको वही चुनना है, क्योंकि उस तरफ भी आपने वही चुना है, पर यहाँ आप गुड़गांव ही डालेंगे क्योंकि सबको गुड़गांव में ही पहुँचाना है। और अब आप 25 पीस डालेंगे और रेट 20,000 का है तो 20,000 ही डालना है। ओके, फिर इसी तरीके से फिलिप्स का 41 इंच वाला है या जो भी है, या अगर एंट्रियों में आपको रेट मिला हुआ है तो आप रेट भी डाल सकते हैं। सेम काम करते हुए सेम टू सेम बस सभी जगह गुड़गांव डालना है। जो चीज़ इधर उतारी आपने वही इधर उतारना है आपने, और गुड़गांव डालना है हर बार। और फिर आप एक्सेप्ट करा लेंगे। तो अगर आप स्टॉक समरी देखेंगे जाकर या जो रिपोर्ट्स देखेंगे तो किसी भी गोडाउन में कुछ नहीं बताएगा और सिर्फ गुड़गांव में ही आपका सामान आपको नज़र आएगा, बाकी कहीं भी नहीं होगा। और इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद आप ये सारे ट्रांजैक्शन आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये वाला चैप्टर ख़त्म, ये वाला लेसन ख़त्म, जिसमें आप सीख जाएंगे कि स्टॉक जर्नल वाउचर कैसे काम करता है, गोडाउनों में हमें रिपोर्ट कैसे दिखती है, ग्रुप वाइज रिपोर्ट या कैटेगरी वाइज रिपोर्ट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इसमें भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया। और स्टॉक क्वेरी ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिखाया, स्टॉक समरी आप लोगों को दिखाया। तो वहाँ जाके भी आप इस एंट्री को करने के बाद एक बार चेक करके देख सकते हैं कि क्या सारा माल गुड़गांव में आया या नहीं आया। और तब आप इसको जब खुद करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। और फिर आप चाहें तो अपनी मर्जी से जब भी स्टॉक जर्नल वाउचर को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के किसी नए वीडियो में मैं आप लोगों को मिलता रहूँगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।